नमस्कार। आज के क्लास में हम समझेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन कैसे होता है और किस तरह द्विखंडन और बहुखंडन से नए जीव बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। तो प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो एकल जीवों में अर्थात एक कोशीय जीवों में प्रजनन सामान्यतः कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करती है। अर्थात एक कोशीय जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वह कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, जिससे नए जीवों का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है, विखंडन क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो विखंडन में एकल जीव की कोशिका विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करती है। यानी एक कोशीय जीव की जो कोशिका है वह विभाजित जब होती है तब नए जीवों का निर्माण करती है। और ये कितने प्रकार के हैं। तो विखंडन दो प्रकार के हैं, एक है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। द्विखंडन अर्थात कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे अमीबा जो एक कोशीय जीव है, यह जब विखंडन होता है इनमें तो कौन सा विखंडन होता है, द्विखंडन विभाजन। ठीक है, द्विखंडन विभाजन के अंतर्गत अमीबा अपना जनन करता है। दूसरा है बहुखंडन। तो एक कोशिका एक साथ यानी एक कोशिका एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कई कोशिका में विभाजित हो जाती है। ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं, बहुखंडन। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, इनमें बहुखंडन विभाजन होता है। अगला प्रश्न, इष्ट में जनन किस प्रकार होता है। तो इष्ट में जो प्रजनन है वह मुकुलन से होता है। यानी इनमें कोशिका की सतह से एक छोटा मुकुल निकलता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में जनक कोशिका से अलग होकर, जो मेन कोशिका होती है उससे वह अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस प्रकार इष्ट में जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो इष्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है, याद रखना है, मुकुलन विधि से। अगला प्रश्न है, एकल जीवों में अर्थात एक कोशीय जीवों में कवक और इष्ट के प्रजनन में क्या अंतर है। एक कोशीय जीवों में कवक और इष्ट के प्रजनन में क्या अंतर है। तो इष्ट मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और कवक जो है वह बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। ये दो मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न है, खंडन क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। तो खंडन क्या है, तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव छोटे छोटे खंडों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, खंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा अर्थात शैवाल में कौन सी क्रिया होती है, खंडन। ठीक है, इनके द्वारा यह अपना जनन करता है। अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन क्या है, उदाहरण दे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाए, किसी जीव का शरीर अगर टुकड़ों में टूट जाए और हर टुकड़ा बढ़कर एक नया जीव बना ले, इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। ठीक है, यह विशेष कोशिकाओं के कारण ही संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा पेनेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है। तो हाइड्रा में जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन की परिभाषा आपने जान लिया। तो हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह मुकुलन द्वारा होता है।
शरीर की सतह पर कोशिकाओं के विभाजन से एक उभार बनता है। जब कोशिका का विभाजन होता है किसी सतह पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि किसी सतह पर जब कोशिका का विभाजन होता है तो एक उभार सा बन जाता है, जो बढ़कर नन्हे जीव में बदल जाता है और अंत में अलग होकर नया जीव बन जाता है। इस प्रकार हाइड्रा में जनन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखें। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, तो पौधों के जो जड़ है, तना या पत्ते से नया पौधा बनना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला में कायिक प्रवर्धन होता है। इससे क्या लाभ है, तो बीज से जल्दी फल फूल आने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया गया जनन में क्या होता है, बीज से जल्दी फल फूल आने लगते हैं। बीज रहित पौधों को भी उगाया जा सकता है और नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के ही समान होते हैं। ये इनके लाभ है, किनके, तो कायिक प्रवर्धन के। संक्षेप में आपको याद रखना है जितना आपने पढ़ा। विखंडन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। मुकुलन की क्रिया ईस्ट और हाइड्रा, यानी इनके द्वारा यह अपना जनन करता है। खंडन के माध्यम से स्पाइरोगायरा, और पुनरुद्भवन किसमें होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। और कायिक प्रवर्धन गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, इन सभी में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपको संक्षेप में याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।